वेलकम टू जीएस कंपास सीएससी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी, लोअर पीसीएस, यूपी हाई कोर्ट आरओ एआरओ, इवन यूपी आरओ एआरओ, यूपी पिट जैसे एग्जामिनेशंस में हेल्प करने वाला है। यूपी ट्रिपल एस सी ने कंप्यूटर अवेयरनेस को 15 मार्क्स का असाइन किया है लोअर पीसीएस के एग्जाम्स में। अब ये 15 मार्क्स में हम कैसे 13 से 14 मार्क्स या इवन 12 से 13 मार्क्स प्राप्त करें, इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू चलना पड़ेगा। इस सबसे पहले हमें सिलेबस को डिकोड करना पड़ेगा कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या डिजाइन है। कंप्यूटर में हमें प्रोग्रामर नहीं बनना है, हमें डेटा डेवलपर नहीं बनना है, डेटा एनालिटिक्स नहीं करना है। सिंपल और क्लियर है कि आयोग ने जो सिलेबस डिफाइन किया है, सिलेबस के हर एक कीवर्ड को समझते हुए उससे क्या क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, आयोग क्या क्वेश्चंस पूछने वाला है, पीवाईक्यूज एनालिसिस करने के बाद यूपी ट्रिपल एस सी का जो रिसेंट में एग्जामिनेशन हुआ लेखपाल और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस आगे भी एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो रिसेंट में क्वेश्चंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लैंग्वेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स फेवरेट बन चुका है यूपी ट्रिपल एस सी का। यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बिग डेटा से पूछा कि भाई हेडूप क्या है, बिग डेटा है। फिर एआई से रिलेटेड पूछा, आईपी वर्जन 6 क्या होता है, आईपी वर्जन 4 क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा। अब आते हैं सिलेबस डिकोड करते हैं। हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, आईटी एंड इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें हमें सिंपल ये जानना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इन सब में की टेक्नोलॉजी क्या थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड जनरेशन में क्या आया, फोर्थ जनरेशन में क्या आया, और अभी इस समय क्या चल रहा है, एआई का एज चल रहा है। फिर उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी बार बार ईमेल आईडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अभी रिसेंटली पूछा उसने कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में कितने बिट्स हैं। फिर उसने अभी बिग डेटा प्रोसेसिंग को उसने अपना एक मेजर पॉइंट बना लिया है क्वेश्चंस फ्रेम करने का। तो टोटल अगर देखा जाए तो ऐसे 5 सब पॉइंट्स है, और 5 सब पॉइंट्स है, और मार्क्स कितने आने हैं, 15 मार्क्स आने हैं। तो अगर फिर भी देखा जाए तो हर सब पॉइंट 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स डिवोटेड है हर पार्ट को, बट ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफाई किया है कि 3 मार्क्स यहीं से आएंगे, नहीं, ऐसा ये हमारा गेस और स्पेकुलेशन है। तो आईटी गजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस इनपुट एंड आउटपुट से भी आ रहे हैं। ओवरऑल ये है कि इस सिलेबस को देखते हुए मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है, क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, और इसको मैंने इन्फोग्राफिक्स की मदद से समझाने का कोशिश किया है, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके और आप इन्फोग्राफिक्स का यूज करके कम समय में, लेस टाइम में मोर मार्क्स पा सकें। क्योंकि आप यहाँ पे यूट्यूब पे आए हैं तो आप बुक नहीं पढ़ना चाहेंगे, सिंपल और क्लियर है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहेंगे। मेरा यही एम रहेगा कि इस वीडियो से आपका 12 से 13 मार्क्स कवर कराने की कोशिश करूँगा, बाकी देखते हैं आगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। तो इससे रिलेटेड हमारे पास ये है कि अगर इसको हम इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो आया 1940 से 1956 के टाइम में, और की टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्ट्रा यूएलएसआई है, नैनो टेक्नोलॉजी है। मेन फीचर्स क्या हैं कि पहले के कंप्यूटर्स जो थे बहुत ही लार्ज इन साइज थे, हाई पावर लेते थे, फिर उससे इवाल्व हुआ, कम पावर लिया, फिर उससे कम पावर, और अब के कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत है कि उनके पास बहुत ही हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, अल्ट्रा हाई स्पीड है, एआई है, मशीन लर्निंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग है। एग्जाम्पल्स आयोग पूछ सकता है कि ऑप्शंस बना करके कि एनियाक जो है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। तो ये एग्जांपल्स भी हमें एक बार अच्छे से रिवाइज करने होंगे कि IBM 1401 सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का है। मुझे लग रहा है कि ये हनीवेल 6000 जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हनीवेल कौन से जनरेशन कंप्यूटर है। फिर उसके बाद एप्पल मैकिन्टॉश फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, और अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि प्रेजेंट में चल रहा है उसका एग्जाम्पल IBM वाटसन, अल्फा फोल्ड, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम,
लैंग्वेज अगर देखा जाए कि कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज अर्थात मशीन लैंग्वेज यूज हुआ, फिर सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुआ, फोर्ट्रान यूज हुआ, कोबाल बेसिक, फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, फिफ्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज AI, पाइथन, लिस्प, प्रोलॉग एक्सेट्रा यूज हुआ। तो सिंपल शब्दों में अगर हमें इसे जानना है कि क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री से, जनरेशन से, तो क्वेश्चन यही बन सकते हैं की टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है, एग्जाम्पल्स और लैंग्वेज यूज क्या हुआ है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज, माइक्रो कंप्यूटर्स जो कि स्मॉल इन साइज होते हैं, जो हमारा PC या डेस्कटॉप है, मिनी कंप्यूटर्स जो कि मीडियम साइज का होता है, मल्टी यूजर होता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली यूज करती है, जैसे कोई NGO हो गया, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होता है वो बहुत ही लार्ज इन साइज होता है, ये बहुत बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर्स तो आप जानते ही हैं, परम इसका एग्जाम्पल है, श्रेज, क्रे एग्जाम्पल है, समिट। नाउ बेस्ड ऑन फंक्शंस, एनालॉग कंप्यूटर, ये एग्जाम्पल पूछ सकता है कि स्पीडोमीटर इज अ टाइप ऑफ विच कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, एनालॉग डिफरेंशियल एनालाइजर, ये किस प्रकार के कंप्यूटर्स हैं? तो ये एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। अगर फिर एग्जांपल देखा जाए, मैं जूम कर देता हूं आपको क्लियरिटी के लिए। डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन डिस्क्रीट डेटा, ये डिस्क्रीट डेटा पे 0 और 1 पे ये वर्क करते हैं, ये एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। एग्जांपल है इनका PC, लैपटॉप। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि एयरक्राफ्ट सिस्टम, पेट्रोल पंप, वेदर सिस्टम, ICU मशीन्स, ये किस पे वर्क करती है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर वुड बी हाइब्रिड कंप्यूटर्स पे ये वर्क करती हैं। तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कंप्यूटर अवेयरनेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। जो दूसरा पार्ट था, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर को हम लोग इनपुट देते हैं, सेंड करते हैं डेटा टू द कंप्यूटर। और आउटपुट डिवाइस वो होता है कि रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, ये हमको क्या रिजल्ट आया उसको शो करता है। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर क्यों आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि ये हमें डिस्प्ले करता है क्या रिजल्ट आया, क्या, जैसे हमने कोई कमांड दिया तो वो क्या टेक्स्ट जनरेट हुआ, क्या इमेज जनरेट हुआ, क्या वीडियोज, वो बताता है मॉनिटर। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है। ये सब एग्जांपल्स है आउटपुट डिवाइसेस के। आप एक बार इसे सरसरी निगाह से देख लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में पूछता है कि भाई बार कोड रीडर क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो इनपुट डिवाइस के 10 एग्जांपल्स, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, बारकोड रीडर, OCR। अब OCR का इंपॉर्टेंट हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है कि रीड्स प्रिंटेड हैंड रिटन टेक्स्ट एंड कन्वर्ट्स इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। OCR का काम है कि अगर हमने कहीं पे हैंड रिटन कुछ भी लिखा है तो OCR उसको स्कैन करके टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये फंक्शन होता है OCR का, और OCR जो है वो इनपुट डिवाइस है। नाउ लेट अस सी आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइस देखिए, प्लॉटर पूछ सकता है एग्जांपल में, क्योंकि हम इससे अनफैमिलियर हैं प्लॉटर से। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स आउटपुट डिवाइस है। तो एग्जांपल दे करके पूछ सकता है आयोग कि भाई प्लॉटर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या बोथ है? तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आप बताइए टच स्क्रीन क्या है। टच स्क्रीन जो है वो बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि टच स्क्रीन जो है, टच स्क्रीन वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोथ है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोथ है। यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने लायक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट था हमारे सिलेबस में इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड IP एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल और IP एड्रेस एक यूनिक न्यूमेरिकल नंबर होता है जो कि हर डिवाइस को जो कनेक्टेड है नेटवर्क से उसको असाइंड होता है। ये IP एड्रेस हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है और वो उस डिवाइस को ट्रैक करने के लिए काम आता है। उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, उसका एग्जैक्ट यूजर कौन है, ये हमें IP एड्रेस बताता है। IP एड्रेस जो है वर्क करता है किस फॉर्म पे? तो IP एड्रेस का जो मेजर पार्ट है वो वर्क करता है नेटवर्क लेयर। अब एग्जांपल पूछ सकता है कि कौन से नेटवर्क लेयर पे? तो नेटवर्क लेयर 3 ऑफ द OSI मॉडल। और IP डेटा ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क।
नेटवर्क पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, मैं अब किसी को डेटा भेज रहा हूँ तो ये क्या गारंटी है कि उसी यूजर को जाएगा जिससे मैं भेजना चाहता हूँ। तो ये कौन एश्योर करता है, ये आईपी एड्रेस एश्योर करता है। अब आईपी एड्रेस भी कई प्रकार का होता है, IPv4 एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, फिर IPv6 एड्रेस होता है। अब इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है हमें वो जान लेना है कि इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जानना है कि IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 में जो 32 बिट यूज होता है IPv4 में, 128 बिट यूज होता है कि अब IPv6 में, डॉटेड डेसिमल यूज होता है IPv4 में, हेक्साडेसिमल यूज होता है IPv6 में। एग्जाम्पल जो है IPv एड्रेस का, अगर मान लीजिए ऑप्शन में इसने पूछ दिया, लेट अस जूम, अगर मान लीजिए इसने ऑप्शन में पूछ दिया कि भाई IPv एड्रेस का एग्जाम्पल है या IPv6 का है, तो ये देखिए इसमें ये न्यूमेरल है और इसमें बीच में एक अल्फा आ गया, तो इसलिए हम ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें IPsec ऑप्शनल है, इसमें IP सिक्योरिटी मैंडेटरी है। नाउ IPv वर्जन और IP6 वर्जन को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि IPv वर्जन जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड IP है, ये 32 बिट एड्रेस है, 32 बिट एड्रेस है, 32 बिट एड्रेस, और रेंज इसका क्या है कि 0.0.0.0, ये डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस कहा जाता है इसको। टोटल पॉसिबल ऑप्शन बना सकता है कि टोटल पॉसिबल IP एड्रेस IPv4 एड्रेस कितना हो सकता है, तो ये है 2 to power 32, ये टोटल पॉसिबल आउटपुट है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर आएगा, तो आप सिंपल जान लीजिए टोटल IPv एड्रेस पॉसिबल है 2 to power 32, टोटल IPv6 एड्रेस पॉसिबल है 2 to power 128। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। IPv6 में हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज होता है और IPv4 में डॉटेड डेसिमल यूज होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा डॉटेड डेसिमल, यहाँ पे है डॉटेड डेसिमल यूज हुआ है। नाउ स्पेशल IP एड्रेस अगर हम देखें यहाँ पे, तो स्पेशल IP एड्रेस है 0.0.0.0, ये डिफ़ॉल्ट रूट है। और लिंक लोकल एड्रेस जो है वो 169.254.x.x ये है। IP जो होता है वो कोर प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट होता है। फिर वही बात, प्राइवेट IP जो होते हैं यूज होते हैं लोकल नेटवर्क, पब्लिक IP इंटरनेट पर यूज होते हैं। ये ऑप्शन में बनाया जा सकता है कि प्राइवेट IP क्या लोकल नेटवर्क और इंटरनेट दोनों पे यूज होते हैं, तो नहीं, प्राइवेट IP जो होते हैं वो लोकल नेटवर्क पे यूज होते हैं और पब्लिक IP इंटरनेट पे यूज होते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ IP एड्रेस भी पढ़ लेते हैं। पब्लिक IP जो कि यूनिक IP एड्रेस होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता है और ये इंटरनेट पे एक्सेसिबल होता है। प्राइवेट IP लोकल नेटवर्क के थ्रू यूज होता है। स्टैटिक IP परमानेंट IP एड्रेस होता है और ये कभी चेंज नहीं होगा, पर स्टैटिक IP कभी चेंज नहीं होगा। और डायनेमिक IP एड्रेस दैट चेंजेस पीरियोडिकली, और डायनेमिक IP समय समय पे चेंज होता रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। ये भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट है कि IT गैजेट्स और एप्लीकेशन उनके क्या है। तो पहला देखा जाए पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ये सब हमारा IT गैजेट्स है जो कि हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो इनसे क्वेश्चंस बनेगा तो आप कॉमन सेंस भी यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा मेन पार्ट होना चाहिए वो स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव्स, ये पोर्टेबल स्टोरेज फाइल हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, CD, DVDs। फिर नेटवर्किंग डिवाइस में मॉडम, मॉडम का फुल फॉर्म हो जाएगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये डिजिटल सिग्नल को मॉडम, अब यहाँ पे अगर जूम करें हम तो मॉडम का जो मेन पार्ट होता है, मेन फंक्शन होता है कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और हमें प्रोवाइड करता है इंटरनेट कनेक्शन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि क्या फीचर्स है मॉडम का, मॉडम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है या फिर नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल जो है एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है मॉडम। फिर आता है राउटर। राउटर का काम क्या है कि राउटर अगर किसी घर में इंटरनेट कनेक्शन है और मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करना है तो वहाँ पे राउटर का यूज होता है वाईफाई और लैन के लिए। स्विच भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्विच थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है इससे। तो स्विच जो होता है वो कनेक्ट करता है डिवाइसेस को नेटवर्क में, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे यूज होता है? ऑफिस और लैब्स में। वाईफाई एडाप्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज होता है। नाउ अदर इंपॉर्टेंट IT गैजेट, UPS, इसका फुल फॉर्म अनइंटरप्टिबल पावर
सप्लाई जो कि बैकअप पावर देता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम पावर कट सर्सेज, पावर बैंक जो अभी चलन में है, डिजिटल कैमरा, जीपीएस डिवाइस, बायोमेट्रिक सेंसर्स। नाउ आईटी गैजेट से रिलेटेड अगर हम कुछ फुल फॉर्म या एब्रीविएशन से याद करना चाहें तो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, यूपीएस अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये रहा शॉर्ट में आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट आईटी गैजेट्स थे जिनका एप्लीकेशन मैंने बताया कि वो कहाँ यूज हो सकते हैं, कहाँ नहीं यूज हो सकते हैं। अगर ओवरव्यू लिया जाए तो इनपुट डिवाइसेज जो हैं आईटी गैजेट्स, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है, वेब कैम भी इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों है, बारकोड रीडर इनपुट है। नाउ आउटपुट डिवाइसेज में देखा था मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर और प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है, ये हमें नहीं पता था तो हम जान लेते हैं क्योंकि ये अनफेमिलियर है, ये ज़्यादा चलन में नहीं रहते हैं, ज़्यादा यूज हमारे कॉमन लाइफ में नहीं होता है, तो इस वजह से क्वेश्चंस बनेगा तो मे भी हम वहाँ पे मिस कर जाए, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो था हमारे सिलेबस का एग्जैक्ट वर्डिंग है क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडी एंड देयर यूज और एप्लीकेशंस। तो ईमेल आईडी का क्रिएशन पूछ सकता है और उनका यूज और एप्लीकेशन क्या है। तो ईमेल का सिंपल से बात जान लें, इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो कि एक्सचेंज मैसेज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट। कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल एड्रेस में एक यूजर नेम होता है, एट द रेट के पहले वाला यूजर नेम होता है जैसे कि एग्जाम्पल 1 2 3, फिर एट द रेट के बाद डोमेन नेम। डोमेन मतलब ये होता है कि नेम ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, किसने हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड किया उसका नेम। जैसे हमने गूगल से बनाया है जीमेल, या फिर याहू से बनाया है तो याहू डोमेन नेम हो जाएगा, रेडिफ मेल से बनाया है तो डोमेन नेम रेडिफ हो जाएगा, या फिर अगर हमने जोहो से बनाया है तो जोहो हो जाएगा डोमेन नेम। नाउ एक्सटेंशन क्या होता है, .com। कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल पर्पज से बनाया है या फिर गवर्नमेंट ने बनाया है, ये कॉम का मतलब ये होता है .com। नाउ पार्ट्स ऑफ एन ईमेल इंटरफेस जीमेल। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपको अगर ईमेल क्रिएट करना है तो आप कौन से ऑप्शन में जाएंगे। तो अगर ईमेल क्रिएट करना है तो कंपोज ऑप्शन में जाएंगे तो ईमेल क्रिएट करेंगे, सेंड ऑप्शन में जाएंगे तो ईमेल सेंड करेंगे, ड्राफ्ट्स में जो हमारे अनसेंड मैसेजेस रहते हैं, स्पैम में जो अनवांटेड ईमेल होते हैं जो फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं वो स्पैम में आते हैं, ट्रैश में जो हमने डिलीट कर दिए रहते हैं, स्टार्ट में जो हमारे फेवरेट हैं, सेंट में जो हमने सेंड किया हुआ, इनबॉक्स में इनकमिंग मैसेजेज हैं। नाउ एप्लीकेशन पार्ट अगर देखें ईमेल का तो कम्युनिकेशन के लिए, जॉब एप्लीकेशन के लिए, ऑफिशियल यूज, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है किसी वेबसाइट पे किसी एग्जाम या सर्विसेज के लिए, क्लाउड सर्विसेज करने के लिए जो क्लाउड स्टोरेज होता है, जीमेल पे जो हम अपने डेटा स्टोर करते हैं वो क्लाउड सर्विसेज ईमेल ही प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी है, अगर कई सारे अकाउंट्स होते हैं जो हम जीमेल से लॉगिन करते हैं या ईमेल से लॉगिन करते हैं। ई कॉमर्स है, ऑर्डर कन्फर्मेशन रिसीव करने के लिए, इनवॉइसेज अपडेट्स के लिए, ये सारा ईमेल का एप्लीकेशन है। नाउ क्वेश्चन ये हो सकता है कि 4 ऑप्शन बना के दे दिया उसने 1 2 3 4 एंड क्वेश्चन ये पूछा उसने कि इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है और उसने ऑप्शन में डाल दिया जोहो मेल। और हम जोहो मेल को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जोहो मेल से हम उतना फैमिलियर नहीं है, तो आप जोहो मेल को ध्यान में रखें कि जोहो मेल भी एक तरह का ईमेल सर्विसिंग ही है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ही है। ईमेल से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस और रिसेंट में पॉल्यूशन बोर्ड में ये लेखपाल में भी पूछे गए हैं, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा था, PYQ है ये कि भाई BCC का फुल फॉर्म क्या है। अब मे बी नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले कि SMTP का फुल फॉर्म क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर ये ना पूछे तो ये पूछ ले कि SMTP का यूज क्या होता है, तो ये प्रोटोकॉल है। अगर हम किसी को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो SMTP का यूज होता है। उसी तरह अगर हम किसी ईमेल को रिसीव करना चाह रहे हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं अपने डिवाइस में तो उस समय कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 यूज होता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है वो हमें ईमेल्स ऑन द एक्सेस अलाउ करता है अपने ईमेल को एक्सेस करने के लिए सर्वर पे फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेज। तो IMAP इंपॉर्टेंट हो जाता है। CC कार्बन कॉपी, अगर हम अपना ईमेल अदर रेसिपिएंट्स को भी भेजना चाहते हैं,
ब्लाइंड कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डिफरेंस ये है कि जब हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी से अपना ईमेल भेजते हैं तो रेसिपिएंट्स का ईमेल शो नहीं करता है उसमें, और कार्बन कॉपी में शो करता है। अटैचमेंट, अगर कोई फाइल हम अटैच करना चाहते हैं, जैसे कोई इमेज हो गया, कोई ऑडियो हो गया, कोई वीडियो हो गया, स्पैम अनवांटेड ईमेल्स हो गए, इनबॉक्स जहाँ पे हमारा ईमेल रिसीव होता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के जाता है SMTP, POP3, IMAP, CC, BCC, इन सब के बारे में जान लेना है। नाउ बहुत ही ब्रीफ में हम जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ईमेल। तो 1965 में पहली बार ईमेल लाइक सिस्टम बनाया गया था, जो कि डेवलप्ड बाय JCR लिक लीडर अंडर द प्रोजेक्ट मेल बॉक्स। फिर उसके बाद 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला नेटवर्किंग ईमेल सेंड किया, और उसने @ सिंबल, टॉमलिंसन ने ही @ सिंबल भी डिस्कवर किया। 1977 में ईमेल जो है ARPANET का पार्ट बना। फिर 1980 आया, ईमेल सिस्टम एक्सपेंड हुआ ग्लोबली और ग्रोथ ऑफ इंटरनेट हुआ। फिर 1990 में वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज लाइक हॉटमेल, याहू मेल एंड जीमेल के। 2004 में, ये इंपॉर्टेंट है कि 2004 में गूगल ने जीमेल लॉन्च किया, जिसने कि लार्ज स्टोरेज फैसिलिटी, क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी और एडवांस्ड फीचर्स, बहुत सारे वेबसाइट्स पे लॉगिन करना हो तो गूगल ने हमें जीमेल प्रोवाइड किया, जिसके कारण हम अपने कई सारे फंक्शंस या एप्लीकेशंस उसका कर पाते हैं। इफ़ वी सी कॉमन फुल फॉर्म्स, अगर हम ईमेल से रिलेटेड कॉमन फुल फॉर्म देखें तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP, CC एंड BCC, इन सब का फंक्शन क्या है यहाँ पे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है कि प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं कि प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के कुछ फीचर्स जान लेते हैं। प्रिंटर से रिलेटेड टर्म्स क्या है जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आइए जान लेते हैं। और टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर स्ट्राइक्स द रिबन ऑन द पेपर थ्रू पिन्स। मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है ना, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल दिखा दे, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। और अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3D प्रिंटर्स हो गए, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सब क्या है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर देखें हम तो DPI पूछ सकता है फुल फॉर्म। DPI का फुल फॉर्म क्या है, तो डॉट्स पर इंच। ये इसका मीनिंग क्या होता है, मेजर ऑफ प्रिंट रिजोल्यूशन। क्वालिटी हमें बताता है DPI। स्पीड बताता है हमें पार्ट्स पेजेस पर मिनट। रिजोल्यूशन हमें बताता है कि कितने डॉट्स पर इंच पे प्रिंट किए गए। स्पूलिंग एक टर्म है कि ये स्पूलिंग बताता है कि स्टोरिंग प्रिंट जॉब्स इन क्यू बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग से पहले जो हम ऑर्डर देते हैं ना, उसे स्पूलिंग कहते हैं। ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग जो होता है कि प्रिंटर किसी भी साइबर कैफे में जाकर जब हम बोलते हैं कि भाई पेपर के दोनों साइड प्रिंट करना है, उसे डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं, मतलब डबल दोनों साइड पे। टोनर, फाइन पाउडर यूज्ड इन द लेजर प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर्स में जो पाउडर यूज होता है उसे टोनर कहते हैं। इंक कार्ट्रिज, जहाँ पे हम इंक डालते हैं। पेपर साइज कॉमनली A4, A3, लेटर लीगल। नाउ प्रिंट क्वालिटी बताता है कि कितना क्लैरिटी है या एक्यूरेसी है आउटपुट का। नाउ द डिफरेंस जो है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, इम्पैक्ट प्रिंटर में जो फिजिकल कांटेक्ट होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में फिजिकल कांटेक्ट होता है पेपर के बीच में और मशीन के बीच में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। डॉट्स पर इंच क्या बताता है हमें, क्वालिटी बताता है। पेजेस पर मिनट स्पीड बताता है। स्पूलिंग क्यू बिफोर प्रिंटिंग बताता है ये। नाउ क्वेश्चंस कहाँ से प्रिंटर से पूछे जा सकते हैं, तो आइए उसे हम जानते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आस्क कर सकते हैं या कहाँ से बन सकते हैं। तो चलते हैं हम उसे जान लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक यूज करता है। मतलब इंक कौन यूज करता है, इंक से इंकजेट प्रिंटर। और डेजी विल प्रिंटर का काम क्या है कि वो प्री इंक्ड रिबन, वो रिबन का यूज करता है जिसमें ऑलरेडी इंक लगा हुआ है। डेजी विल का यूज करता है डेजी विल। लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का यूज करता है और टोनर पाउडर भी यूज करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इंक और रिबन दोनों यूज होता है, और इसमें एक चीज़ एडिशनल होता है, पिंस भी यूज होते हैं। थर्मल प्रिंटर में हीट का यूज होता है। और प्लाटर प्रिंटर जो है ना, वो पेन और इंकजेट टेक्नोलॉजी को यूज करता है वेक्टर ग्राफिक्स को बनाने के लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है वेक्टर ग्राफिक्स कहाँ से कौन बनाता है, तो प्लॉटर प्रिंटर से हम वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हैं। अगर बात करें प्रिंट क्वालिटी की, तो सबसे हाईएस्ट प्रिंट क्वालिटी जो होती है वो प्लॉटर प्रिंटर की होती है। हाई क्वालिटी होती है लाइन ड्राइंग, CAD डिजाइन। और अब आते हैं, अगर स्पीड की बात करें तो
इंकजेट प्रिंटर मीडियम होता है, लेजर प्रिंटर हाई होता है, डिजिटल प्रिंटर स्लो होता है। नॉइज़ लेवल की बात करेगा तो इंकजेट कम नॉइज करता है, सबसे ज़्यादा नॉइजी जो होता है वो डिजिटल प्रिंटर होता है और हाई नॉइजी। नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनका भाई यूज कहाँ है। तो यूज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर देखा जाए ना तो क्वेश्चन हमें कहाँ फंसा सकता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अगर हम देखें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज जो होता है, हम देखते हैं कि किसी भी मेडिकल शॉप पे या फिर कहीं भी हम कोई परचेज करते हैं सामान, तो वहाँ पे कौन से प्रिंटर का यूज होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बिल्स का, रिसीप्ट, मल्टी पार्टी फॉर्म, कंटिन्यूस स्टेशनरी। फिर थर्मल प्रिंटर्स का यूज होता है टिकट्स में, एटीएम्स में। अब क्वेश्चन पूछ सकता है एटीएम्स में कौन सा प्रिंटर यूज होता है, थर्मल प्रिंटर यूज होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नॉर्मल पर्पज के लिए फोटोज, कलर प्रिंट ये इंकजेट प्रिंटर करता है। ओल्ड ऑफिसेज में डेजीविल प्रिंटर, बैंक्स चेक प्रिंटिंग इसी से होता था, डेजीविल प्रिंटर। हालांकि अब ये आउटडेटेड हो चुका है डेजीविल प्रिंटर और इसका यूज कम होता है। नाउ एग्जाम्पल्स अगर हम जान लें तो इंकजेट प्रिंटर का HP इंकजेट कैनन का है, TVS विप्रो डेजीविल का है, HP लेजर जेट लेजर प्रिंटर का है। प्लॉटर प्रिंटर का एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं, PYQs यहाँ से आए हुए हैं। आयोग ने 15 मार्क्स कंप्यूटर के दिए हैं, तो हमें स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं और हम कम टाइम में कम एनर्जी यूज करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे लें। हालांकि वह हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमें स्मार्टनेस शो करना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चंस किस प्रकार के बन सकते हैं। प्लॉटर प्रिंटर जो हैं वो बहुत ही हाई लेवल के डिजाइनिंग के लिए, पोस्टर्स के लिए ये यूज होते हैं प्लॉटर प्रिंटर्स। और इन सब के बीच का डिफरेंस हम समझ चुके हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में फिजिकल कांटेक्ट होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में वायरलेस कांटेक्ट होता है। फिर अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ लिया, डॉट्स पर इंच, पेजेस पर मिनट, टोनर के बारे में पढ़ लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे बेसिक नोट्स आप बना सकते हैं रिवीजन के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो था वो था कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ MS वर्ड। हमें कंप्लीट MS वर्ड को नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ MS वर्ड। हमें कीवर्ड्स जानने पड़ेंगे सिलेबस के, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम चले पूरा MS वर्ड पढ़ने, MS वर्ड में बनाने कि भाई चलते हैं MS वर्ड सीखते हैं, इतना टाइम नहीं। हमारे पास टोटल अब से 40 डेज ही बचे हैं और इन 40 डेज में हम अपना स्कोर कैसे 85+ ले जाएं, उसके लिए हमें स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। स्मार्ट अप्रोच यही है कि भाई आप सिलेबस के हर वर्ड को डिकोड करिए कि सिलेबस कह क्या रहा है। सिलेबस बोला है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ MS वर्ड, ना कि कंप्लीट MS वर्ड। कंप्लीट MS वर्ड भाई अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। तो आइए शार्ट में जान लेते हैं कि MS वर्ड ओवरव्यू। MS वर्ड एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसने माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ये MS ऑफिस सूट का पार्ट है। MS वर्ड विंडो का मेन स्क्रीन है। ऊपर फाइल टैब होता है, उसके नीचे रिबन होता है, फिर रूलर होता है स्लाइड एडजस्ट करने के लिए, फिर डॉक्यूमेंट एरिया होता है, जूम एरिया होता है, नीचे स्टेटस बार होता है, तो ये टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। ये क्वेश्चंस हालांकि बन सकते हैं, कॉमन सेंस यूज करके हम इसे कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टैब्स एंड देयर यूजेज। किन टैब्स में कौन से ऑप्शन है? फाइल टैब में क्रिएट है, ओपन, सेव, प्रिंट ऑप्शंस। होम पेज पे क्लिपबोर्ड है। इंसर्ट में हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं? पेजेस, टेबल्स, पिक्चर। जहाँ पे भी पेजेस दिखे, टेबल, पिक्चर, शेप्स, आखिर भाई उसको इंसर्ट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे इंसर्ट होगा। डिजाइन में हम थीम, कलर, फॉन्ट्स, पेज बैकग्राउंड। लेआउट में पेज का लेआउट कैसा होगा, ओरिएंटेशन कैसा होगा, पोर्ट्रेट होगा या फिर लैंडस्केप होगा, ये हम कहाँ जाकर सही करेंगे? लेआउट में। फिर मेलिंग्स में एनवेलप टाइप बनाएंगे कि लेबल्स बनाएंगे, मेल मर्ज करेंगे। रिव्यू में मतलब अगर हमने अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया है तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा। स्पेलिंग्स चेक करने हैं, ग्रामर चेक करनी है। थीसारस का मतलब होता है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमें बताता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और वर्ड काउंट हमें ये बताता है कि एंटोनिम्स, वर्ड काउंट कितने वर्ड्स हो गए, कमेंट्स बताएगा। व्यू हम रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, जूम एंड विंडो। बात करिए अगर हम फाइल फॉर्मेट्स की, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है .dx किसका है, .docx किसका है, डिफॉल्ट वर्ड फॉर्मेट है। .doc किसका है, वर्ड 97 to 2003 फॉर्मेट है। .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। .txt प्लेन टेक्स्ट है। .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स टूल्स MS वर्ड के, सेव और सेव एप्स। हम अपना डॉक्यूमेंट किसी नाम के
अकॉर्डिंग सेव कर ले। प्रिंट में अगर अपना डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करना चाहे, अंडू या रेडो कमांड हम अपना लास्ट, अगर हमने मान लीजिए इसे जेड लिखा और या फिर एक्स लिखा या वाई लिखा, अगर इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो अंडो कर देंगे, और अगर अपना एक्शन रिवर्स करना चाहते हैं तो रेडो कर देंगे। नाउ स्पेल चेक एंड ग्रामर, स्पेलिंग ग्रामर, अब मेरा स्पेलिंग सही है या गलत है ये डॉक्यूमेंट में कौन चेक करता है, तो स्पेल चेक एंड ग्रामर। नाउ वर्ड काउंट, काउंट पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, लिंक्स, इंडेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडेंटेशन से हम अनफेमिलियर हैं। इंडेंटेशन इंग्लिश वर्ड होने के कारण हमें फंसा सकता है, तो इसलिए हम जान लेते हैं कि इंडेंटेशन मतलब होता है कि हम अपना लाइन लेफ्ट में एडजस्ट करना चाहते हैं या राइट में या फिर फर्स्ट लाइन, ठीक है। लाइन स्पेसिंग, चेंजेज स्पेस, बॉर्डर, शेडिंग, हेडर एंड फुटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेडर जो होता है वो टॉप पे होता है, हेडर जो होता है टॉप पे होता है और फुटर नीचे होता है। इसमें हम अपना कुछ नोट्स वगैरह कर देते हैं, हेडिंग ऐड कर देते हैं, पेज नंबर, टेबल इंसर्ट कर दिया, पेजेस, कॉलम्स, पेज ब्रेक, जूम। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जाए, Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट, ओ से ओपन डॉक्यूमेंट, जो ये बेसिक्स हैं ये हमें जानते हैं, बट अगर देखा जाए Ctrl+H रिप्लेस होता है, Ctrl+ या L अलाइन लेफ्ट होता है, Ctrl+E अलाइन सेंटर, Ctrl+J जस्टिफाई। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि Ctrl+J से जस्टिफाई, Ctrl+E से हम सोचेंगे भाई सेंटर है तो C होना चाहिए, बट नहीं, Ctrl+E इसका शॉर्टकट की है। MS वर्ड के अदर फीचर्स अगर हम देखें, सेव एंड सेव एज, सेव एंड सेव एज, सेव डॉक्यूमेंट विद द नेम इन डिफरेंट फॉर्मेट, अंडो या रीडो, अगर हमारा लास्ट एक्शन को अंडो या रीडो करना है, रूलर अलाइनिंग टेस्ट एंड ऑब्जेक्ट्स में हेल्प करता है, तो प्रिंट प्रीव्यू, प्रीव्यू बिफोर प्रिंटिंग, ये मतलब बेसिक ओवरव्यू मैं बता दे रहा हूँ कि आपको अगर भूला हुआ है तो एक बार आपको रिव्यू टैब में क्या क्या आते हैं। तो थिसारस, क्वेश्चन पूछ सकता है थिसारस का यूज किस लिए होता है, फाइंड सिनोनिम्स ऑफ वर्ड, वर्ड काउंट, काउंट वर्ड करता है, कैरेक्टर, पैराग्राफ्स, ट्रांसलेट, जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उसको ट्रांसलेट कौन करता है, ट्रांसलेट ऑप्शन। तो प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करना है जो कि एडिटेबल ना हो, इस किसका यूज करते हैं हम, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है MS एक्सेल, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ MS एक्सेल। अगेन हमें पूरा MS एक्सेल नहीं पढ़ना है, ओनली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ना है MS एक्सेल का। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया है। MS एक्सेल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, डेटा एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग चार्ट्स। हालांकि अब MS एक्सेल का जगह AI ले चुका है, AI ने इसे रिप्लेस किया, फिर भी अभी MS एक्सेल का यूज हो ही रहा है। डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। MS एक्सेल विंडो कुछ इस प्रकार दिखता है, सबसे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, नीचे उसके फाइल टैब, उसके नीचे रिबन, फिर नेम बॉक्स, फार्मूला बार, रो हेडिंग्स, टाइटल बार इधर हो गया, विंडोज़ कंट्रोल बटन, ये हेल्प है, व्यू है, प्रीव्यू है, डेटा, फार्मूलाज। सबसे नीचे क्या होता है, स्टेटस बार होता है, एक्टिव सेल जहाँ पे हम क्लिक करते हैं ये एक्टिव सेल होता है, ये कॉलम का हेडिंग है। तो ये हो गया MS एक्सेल का विंडो कैसा दिखता है। नाउ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, वर्कबुक जो होता है, इंटायर एक्सेल सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं, और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक्सेल फाइल .xlsx होता है, ठीक है। वर्कशीट, ईच सीट इन अ वर्कबुक को हम कहते हैं वर्कशीट। इंटरसेक्शन ऑफ रोज और कॉलम को सेल कहते हैं, जो सेल करंटली हमने सेलेक्ट किया उसे एक्टिव सेल कहते हैं। रोज और कॉलम, हॉरिजेंटल वाले को हम कहते हैं, मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो ये जो हॉरिजेंटल वाला है यहाँ पे देखा जाए तो इसको हॉरिजेंटल वाला को रोज कहते हैं, इसको हम लोग रो कहते हैं। और कॉलम किसको कहते हैं, वर्टिकल कलेक्शन ऑफ सेल्स। अगर ऐसे लिया जाए हम लोग ऐसे, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। नो, अगर किसी भी सेल का एड्रेस पता करना है तो उसे एड्रेस ऑफ सेल कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को रेंज कहते हैं। नेम बॉक्स, फार्मूला बार, सीट टैब, सीट स्टेटस बार। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एंड टूल्स ऑफ MS एक्सेल क्या है कि ऑटो सम, क्यू कैलकुलेशन कर देता है, सम कर देगा, एवरेज कर देगा, फिल हैंडल, किसी भी डेटा को कॉपी कर देगा, सॉर्ट एंड फिल्टर, अरेंज कर देगा डेटा अगर हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अगर हम चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल्टर कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, किसी भी स्पेसिफिक डाटा को फाइंड करना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम जो भी सेल्स को हमने सेलेक्ट किया है उसको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना चाहे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। फ्रीज पेंस, अगर फ्रीज पेंस का मतलब अगर हम किसी भी रो या कॉलम को लॉक करना चाहें। मर्ज सेल, दो या दो से अधिक सेल्स को हम मर्ज करना चाहें, एक में मिलाना चाहें। सेल स्टाइल्स, अगर हम सेल्स को स्टाइल्स अप्लाई करना चाहें। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स। और अगर हम देखें
तो की पॉइंट्स यहाँ पे, एक्सेल जो है वाइडली यूज्ड इन एग्जाम्स फॉर डेटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस, प्रैक्टिस करने के लिए फार्मूलाज एंड फंक्शंस रेगुलरली, रो एंड कॉलम्स। नाउ एमएस एक्सेल में अब क्वेश्चंस पूछे कहाँ गए हैं, तो एमएस एक्सेल में क्वेश्चंस पीवाईक्यूज यहाँ से आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि सम अगर हमने लिखा सम, तो इसका मतलब क्या है? सम का मतलब होता है कि ये दो वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देगा। एवरेज मतलब दो वैल्यूज का या अधिक वैल्यू का एवरेज कर देगा। काउंट मतलब काउंट कर देगा। अभी हालांकि यूपी ट्रिपल एस सी में लोअर पीसीएस ने यूपी ट्रिपल एस सी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू लाना है तो कौन सा कमांड देना पड़ेगा, कौन से फंक्शन यूज करेंगे, तो वो मैक्स फंक्शन था। मिनिमम फंक्शन मिनिमम वैल्यू, इफ मतलब लॉजिकल टेस्ट फंक्शन करना है, अगर लॉजिकल टेस्ट फंक्शन करना है तो इफ का यूज करेंगे। सम विथ कंडीशन करना है तो सम इफ कर देंगे। अगर हमें सम नॉर्मल सम करना है तो ये करेंगे। सम विथ कंडीशन करना है तो हम सम इफ करेंगे। काउंट विथ कंडीशन करना है तो काउंट इफ करेंगे, और नॉर्मल काउंट करना है तो काउंट केवल करेंगे। वर्टिकल लुकअप करना है तो वी लुकअप करेंगे, हॉरिजॉन्टल लुकअप करना है तो एच लुकअप करेंगे। कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले हम इक्वल टू का साइन जरूर लगाते हैं, जैसे प्लस का एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। नाउ सेल रेफरेंस इन एक्सेल। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? ये रिलेटिव रेफरेंस ये A1 हो गया। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि हम $A $1, मिक्स डिफरेंस ये। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए पूछा A1 ये कैसा है, रिलेटिव रेफरेंस है या एब्सोल्यूट रेफरेंस है या फिर मिक्स्ड रेफरेंस है, तो ये रिलेटिव रेफरेंस था। और अगर पूछ दिया कि एब्सोल्यूट क्या है, देखिए A1 एग्जाम्पल रिलेटिव रेफरेंस है, $B $2 एब्सोल्यूट, मतलब अगर डॉलर आ रहा है तो ये एब्सोल्यूट है, और अगर $A1 आया ऐसे टाइप का तो वो है रिलेटिव रेफरेंस। नाउ लेट अस लुक, अगर हमें सीट इंसर्ट करना है तो शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो सीट इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट सीट करना है तो राइट क्लिक ऑन सीट करेंगे और डिलीट ऑप्शन चूज कर लेंगे। राइट क्लिक ऑन द सीट करेंगे तो रीनेम कर सकते हैं हम। कॉमन चार्ट जो है एक्सेल में क्या क्या यूज होते हैं, तो कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, रडार चार्ट, डॉगनट चार्ट, ये सारे चार्ट्स यूज होते हैं। नाउ अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस F प्रेस करेंगे, रिप्लेस कंट्रोल प्लस H, गो टू कंट्रोल प्लस G। और अब वीडियो का लास्ट पार्ट ये रहा कि MS एक्सेल का कुछ इंपॉर्टेंट अदर फंक्शंस डेटा वैलिडेशन में कैसे यूज होता है। डेटा वैलिडेशन में हम कंट्रोल द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी इनटू द सेल। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि हम क्या डेटा डाल सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट करता है डेटा एंट्री, फिर शो करता है इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट को शो करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि केवल होल नंबर ही डेटा में जाए तो हम वहाँ पे डाल देंगे अलाउ ओनली होल नंबर बिटवीन 1 to 100, तो केवल 1 से 100 के बीच में होल नंबर्स जाएंगे। अगर हम डेटा एंट्री कर रहे हैं 101 तो वो नहीं जाएगा, ये डेटा वैलिडेशन कर देता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होता है कि हम उनके वैल्यूज के आधार पे उनको फॉर्मेट करना चाहें। सॉर्टिंग हम डेटा को पार्टिकुलर ऑर्डर में चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहे। फिल्टर में क्या होता है कि डिस्प्ले ओनली द डाटा दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया। अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक डेटा शो हो उसके थ्रू हम सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। टेबल्स इन एक्सेल बनाते हैं भाई, फिर चार्ट्स इन एक्सेल जो अभी बताया कि कितने तरह के चार्ट्स यूज होते हैं। फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन यूज होता है। यूजर क्रिएटेड होता है फार्मूला, और फंक्शंस डिफाइंड बाय एक्सेल होते हैं। शॉर्टकट कीज कुछ ये ऐसे हैं कि कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस ए। F2 मतलब क्या होता है कि एडिट एक्टिव सेल, ये F2 इसलिए बोला क्योंकि ये हम उतना इससे फैमिलियर नहीं। तो ओवरऑल इस पार्ट में हमने लगभग 50% जो कीवर्ड्स थे हमारे सिलेबस में मेंशन उसको हमने कवर कर लिया मात्र 40 मिनट के वीडियो में, 35 से 40 मिनट के वीडियो में। और यहाँ से अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस है पॉसिबल है कि आप अटेम्प्ट कर लेंगे। 2 वीडियो पार्ट में आएंगे, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं बताऊँगा AI क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स, फिर उससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद इंडियन अचीवमेंट्स इसमें क्या हुआ, डेटा मैनेजमेंट कैसे हुआ, कैसे डेटा मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑल द थिंग्स मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 होने के बाद फिर पार्ट 2, फिर उसके बाद मैं लगभग 500 MCQ या फिर 500 ज़्यादा हो जाएगा तो लगभग 400 MCQs हर टॉपिक से 50-50 MCQs बना करके अपलोड कर दूंगा, जिससे कि कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन अगर
चाहे आरओ ए आर ओ के एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे हाई कोर्ट आरओ ए आर ओ के एग्ज़ाम में आता है, या फिर यूपी पेट के एग्ज़ाम में, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी के लिए तो ये स्पेशली है ही, यूपी ट्रिपल एस सी मेन्स के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, या फिर कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें ये मददगार साबित होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वॉच इट, सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।